सोचिए एक आम घर की रसोई का दृश्य। गैस अचानक खत्म हो गई है। और जब एजेंसी को कॉल किया जाता है तो वहां से जवाब मिलता है कि 25 दिन का वेटिंग पीरियड है। राइट। उसके बाद लोग पैनिक में आकर सोचते हैं कि चलो इंडक्शन चूल्हा ही ले आते हैं। पर मार्केट पहुंचने पर पता चलता है कि पूरे शहर में इंडक्शन चूल्हे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। वही तो, एक बिल्कुल आम दिन अचानक से एक क्राइसिस बन गया। और इस सब के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि हजारों किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में एक मिसाइल चली थी और एक पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन तबाह हो गई। बिल्कुल सही कहा। आज हम इस डीप डाइव में जिन सोर्सेज, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं, वो यही दर्शाते हैं। मतलब जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ किताबों या न्यूज चैनल्स तक सीमित नहीं रह गई है, वो सीधे घर के चूल्हे तक पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली। मार्च 2026 का ये मिडल ईस्ट संकट और इसका भारत पर पड़ने वाला असर एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसे समझना अब बेहद जरूरी हो गया है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे हंगामे की शुरुआत आखिर कहां से हुई? इस चेन रिएक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक उस दिन जब इसकी शुरुआत हुई, यानी 28 फरवरी 2026। राइट। हमारे सोर्सेस क्या बताते हैं उस दिन के बारे में? सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर एक बेहद बड़ा और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री हमला किया। अच्छा। हाँ, और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत हो गई और लगभग 200 ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। बाप रे, ये तो एक मैसिव एस्केलेशन था। बिल्कुल था। पर यहाँ हमारा मकसद किसी की फॉरेन पॉलिसी या आइडियोलॉजी को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम सिर्फ उन फैक्ट्स को देख रहे हैं जो इस घटना के बाद सामने आए। सही बात है, क्योंकि इस एक स्ट्राइक के बाद ईरान और उसके सहयोगियों ने जो पलटवार किया, उसने कन्वेंशनल वॉरफेयर के सारे नियम ही बदल दिए। एग्जैक्टली। उन्होंने किसी मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने सीधे ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। ये एक बेहद कैलकुलेशन से भरा मूव लगता है मुझे। मतलब अगर आपको पूरी दुनिया की रफ्तार रोकनी है तो आप उनकी ऊर्जा की नस दबा दीजिए। वही उनकी स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहला निशाना बना यूएई का शाह नेचुरल गैस फील्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है। ओ वाओ। उसके बाद उन्होंने फुजैरा पोर्ट पर हमला किया। और फुजैरा कोई आम पोर्ट नहीं है, वहां से रोजाना 1 मिलियन बैरल्स तेल निकलता था, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो गया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा झटका जिसने आगे चलकर आम जनता की रसोई तक आग लगाई, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना। राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20 मिलियन बैरल्स पर डे यानी 20 MB पर डे तेल गुजरता था। वो एकदम से नो मैन्स लैंड बन गया। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उनका इरादा सिर्फ बदला लेने का नहीं था, बल्कि दुनिया की ऊर्जा की आर्टरी को चोक करने का था। इसको ऐसे सोचिए कि दुनिया की ऊर्जा की एक अकलौती मेन हाईवे है जहां रोज हजारों गाड़ियां चलती हैं, और वहां अचानक से मेन चौराहे पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाए और पूरा ट्रैफिक वहीं रुक जाए। एग्जैक्टली। गाड़ियां बाईपास लेने की कोशिश करेंगी, पर आसपास कोई ऑल्टरनेट रास्ता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई का मैथ कैसा दिखता है? ये मैथ बेहद खतरनाक है। जब 20 मिलियन बैरल्स तेल वहां से नहीं गुजर पा रहा, तो मार्च के महीने में ग्लोबल सप्लाई अचानक से 8 मिलियन बैरल्स पर डे गिरने का अनुमान लगाया गया। 8 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा गैप है ना? और यहाँ ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है। तेल की कीमतें सिर्फ फिजिकल शॉर्टेज से नहीं बढ़ती, वो मार्केट के डर और अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करती हैं। मतलब जब ट्रेडर्स को लगता है कि कल तेल नहीं मिलेगा तो आज ही किसी भी दाम पर उसको खरीदने लगता है। सही पकड़ा आपने। इस पैनिक बाइंग का असर ये हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो आम दिनों में काफी स्टेबल रहता था, अचानक $120 पर बैरल तक शूट कर गया। $120, और अभी शायद वॉच में से $103 के बीच झूल रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उत्पादन रुक जाना या तेल के कुएं बंद होना एक बात है। वेट एक मिनट, जो तेल पहले से जहाजों पर लोड हो चुका है उसका क्या हुआ? वो तो निकल चुका था ना वहां से। यही सवाल हमें मैरिटाइम ट्रेड यानी समुद्री व्यापार के उस भयानक सच की तरफ ले जाता है जो इन रिपोर्ट्स में छुपा है। अच्छा, क्या सच है वो? देखिए, जब समुद्र में मिसाइल्स चल रही होती हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज अपने वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स अचानक से बढ़ा देती हैं। तो प्रीमियम्स कितने बढ़ गए इस क्राइसिस में? डेटा कहता है कि ये प्रीमियम्स अब जहाज की टोटल वैल्यू का 1% तक पहुंच गए। 1%? सुनने में छोटा लगता है, पर आम भाषा में कहें तो हर एक चक्कर के लिए शिपिंग लाइंस को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। यही वजह है कि शिपिंग लाइंस अब पर्शियन गल्फ और रेड सी के छोटे रास्ते को छोड़कर पूरा अफ्रीका घूमते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते जा रही हैं, जिससे वक्त और पैसा दोनों लग रहा है। सफर में हफ्ते जुड़ जाते हैं। हाँ, और फ्यूल का खर्चा दुगना हो जाता है।
अब अगर एक्सपोर्टर को फ्रेट पर इतना पैसा देना पड़ेगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स तो खत्म ही हो जाएंगे। और इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर दिख रहा है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 15% गिर गया। और ऑयल मिल एक्सपोर्ट्स का भी यही हाल है, जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट और यूरोप जाता है, वो 11% गिर चुका है। लेकिन पता है, लोग अक्सर सोचते हैं कि इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट बढ़ने से सिर्फ बड़ी शिपिंग कंपनीज को नुकसान होता है। पर सच तो ये कि इसकी असली कीमत इंसान चुका रहे हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो डेटा अंदर तक हिला देने वाला है। बिल्कुल। गल्फ में इस वक्त लगभग 500 से 700 मर्चेंट जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर 20,000 सेलर्स हैं, जिनमें से लगभग 2000 भारतीय हैं। ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक तरह से बंधक बन गए हैं। और 3 भारतीय सीफेयरर्स की तो मौत भी हो चुकी है। ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है। कैप्टन रमन कपूर का वो वीडियो अपील जिसमें वो मदद मांग रहे हैं, हाँ। और उस 26 साल के अंबुज की कहानी जो बताता है कि उनके फंसे हुए जहाज के ऊपर से मिसाइल्स गुजर रही हैं। इस डर को महसूस करना भी मुश्किल है। सही बात है। आमतौर पर ऐसी इमरजेंसी आने पर सबको लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आकर इन्हें बचाएगी, जैसे IMO हो गया, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग्स की जरूर, लेकिन मैकेनिज्म की कमी तो देखिए। IMO के रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग होते हैं। मतलब उनके पास कोई ग्लोबल पुलिस फोर्स या नेवी नहीं है जो इन जहाजों को एस्कॉर्ट करके निकाल सके। एग्जैक्टली। ग्लोबल ट्रेड सिर्फ मशीन से नहीं बल्कि इन्हीं सेलर्स की मेहनत और जान के रिस्क पर चलता है। जब युद्ध छिड़ जाता है तो ये सेलर्स उस भंवर में फंस जाते हैं जहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई ठोस इंटरनेशनल मैकेनिज्म होता ही नहीं है। और जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो वो सीधे हमारी इकोनॉमी से टकराती हैं। बिल्कुल। चलिए अब इन नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि भारतीय इकोनॉमी की दीवार में इससे कितनी बड़ी दरार आई है। यह मैथमेटिक्स बड़ा डरावना है। भारत अपनी ऊर्जा की जरूरत का 80% और क्रूड ऑयल का 90% इंपोर्ट करता है। हाँ, ये बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। लेकिन मैं इस एक स्टार्ट पर रुकना चाहता हूं जो रिपोर्ट्स में बार बार हाईलाइट हो रहा है। तेल की कीमत में अगर सिर्फ $10 का इजाफा होता है तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड $18 बिलियन बढ़ जाता है। सही फिगर्स हैं। मुझे इसके पीछे का मैकेनिज्म आपसे समझना है। अगर हम मार्केट से थोड़ा महंगा तेल खरीद रहे हैं तो देश के खजाने पर इतना बड़ा डेंट अचानक कैसे लग जाता है? इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारत इंटरनेशनल मार्केट में तेल किस करेंसी में खरीदता है। हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। जब तेल महंगा होता है तो हमें सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर तेजी से बाहर निकलता है। हाँ, और जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए की सप्लाई ज्यादा होती है तो रुपए की कीमत गिरने लगती है। तभी आज 18 मार्च 2026 को रुपया एक हिस्टोरिकल लो पर बंद हुआ है, 92 रुपये 63 पैसे पर US डॉलर। और जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि रुपया गिर रहा है और इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI डर जाते हैं, जिन्होंने संकट शुरू होने के बाद से अब तक $8 बिलियन मार्केट से निकाल लिए हैं। इसका तो सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट पर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 11 महीने के टॉप पर है, लगभग 2.13%। अगर मैं इसको आम जिंदगी की भाषा में ट्रांसलेट करूं तो ये किसी मुंबई लोकल ट्रेन के सिस्टम जैसा है। वो कैसे? अगर एक मेन लाइन पर ट्रेन रुकती है तो सिर्फ वो ट्रेन लेट नहीं होती, पूरे नेटवर्क में ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है कि 2 घंटे बाद दूसरी दिशा की ट्रेन भी कैंसिल हो जाती है। ये लोकल ट्रेन वाली एनालॉजी स्थिति को बिल्कुल ठीक से समझाती है। ये वैसा ही है जैसे एक मिडिल क्लास परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक ट्रांसपोर्ट पर दुगना खर्च करने लगे, जिसका असर सीधे उनके महीने के राशन पर पड़ता है। सही कहा आपने। सिस्टम कितना डीपली इंटरकनेक्टेड है, ये उसका सबूत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऑयल $120 पर टिका रहा तो ₹97.50 या 100 तक भी गिर सकता है। 100 तक? ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। हाँ, इस आशंका को इकोनॉमिक्स में लेफ्ट टेल रिस्क कहा जाता है। लेफ्ट टेल रिस्क, इसका क्या मतलब होता है? आमतौर पर एक बेल कर्व में जो चीजें बीच में होती हैं वो आम घटनाएं होती हैं। लेफ्ट टेल रिस्क वो असंभव सी लगने वाली रेयर घटना होती है जो कर्व के बिल्कुल किनारे पर होती है। पर अगर वो होती तो उसका असर तबाहकुन होता है। एग्जैक्टली। भारत का एक गोल्डीलॉक्स फेज चल रहा था जिसमें ग्रोथ 8.4% से 7.8% पर स्टेबल थी। जैसे वो भालू की कहानी में पॉरेज ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा। वही। लेकिन इस ऑयल शॉक ने उस स्टेबल फेज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यहाँ से हम वापस उस रसोई में चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कितना भी टेक्निकल लगे, आम इंसान की किचन इकोनॉमी सब बता देती है। सही बात है। समुंदर और स्टॉक मार्केट हिले हुए हैं, पर जमीन पर डेटा क्या कहता है वो देखना जरूरी है। भारत का लगभग सारा LPG और 7% नेचुरल गैस
मिडिल ईस्ट से आता है। और अभी 3 लाख टन एलपीजी से भरे 6 भारतीय जहाज वहां फंसे हुए हैं। ये सप्लाई रुकने का ग्राउंड रियलिटी पर कैसा असर पड़ रहा है, वो लखनऊ के केस स्टडी में क्लियरली दिखता है। हाँ, मैं लखनऊ का वही डेटा देख रहा था। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की वेटिंग लिस्ट 25 दिन तक पहुंच गई है। जो सिलेंडर कल तक 1-2 दिन में आ जाता था, उसके लिए अब हफ्तों लग रहे हैं। और कीमत तो देखिए, 14.2 केजी एलपीजी की कीमत अब 950 रुपए 50 पैसे हो गई है। और जो छोटे रेस्टोरेंट्स 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब 2007 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब हर चीज महंगी हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। वैसे ये आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, जब लोग डर के मारे ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। हाँ, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। लखनऊ में लोग डर के मारे इंडक्शन कुकटॉप्स खरीदने लगे। एक ट्रेडर है पवन मनोचा, उन्होंने कुछ ही दिनों में 111 इंडक्शन अप्लायंसेस बेच दिए। जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में एक सेकेंडरी शॉर्टेज पैदा हो गया। अब इंडक्शन चूल्हे ही नहीं मिल रहे वहां। वही ना, जब एक बेसिक नेसेसिटी सप्लाई चेन से कट होती है, तो आम आदमी अपने डेस्परेशन में दूसरी सप्लाई चेन्स को भी चोक कर देता है। और इस आपाधापी में सरकार ने PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडर 12 से घटाकर 9 कर दिए। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, पॉलिसी मेकिंग और रियलिटी के बीच कितना बड़ा गैप होता है। क्योंकि इस इमरजेंसी के दौरान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आधार EKYC को मैंडेटरी कर दिया। ये पॉइंट पढ़कर तो मैं खूब हैरान था। सही में, संकट के वक्त EKYC लागू करने का फैसला दिखाता है कि इमरजेंसी में लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन कितना फ्रैजिल होता है। एक तरफ लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, गैस की वेटिंग 25 दिन है, और आप कह रहे हैं कि पहले अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाओ। गरीब परिवारों को ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं आ रहा, और बिना EKYC के उनको सब्सिडी का पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो उन्हें मार्केट प्राइस पर गैस लेनी पड़ रही है, जो उनके बजट से बिल्कुल बाहर है। ये सिस्टम को सिक्योर करने का एक तरीका जरूर था, लेकिन गलत वक्त पर लागू होने की वजह से आम लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। तो ऐसे हालात में जब इकोनॉमी हिट हो रही है और आम जनता परेशान है, तो सरकार की ढाल क्या है? वो अपने बचाव के लिए क्या कदम उठा रही है? जब तेल आना बंद हुआ तो सबको लगा कि अब इकोनॉमी डूबेगी, लेकिन डेटा में एक बेहद एग्रेसिव फिस्कल रीएलोकेशन दिखता है। किस तरह का रेलोकेशन? सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड या ESF में तुरंत 57,381.84 करोड़ रुपए डाले हैं। ये स्पेसिफिक फंड किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये डिफेंस और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए है। अगर किसान को महंगा फर्टिलाइजर मिलेगा तो फूड इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगा, जिससे परेशान आम आदमी की कमर बिल्कुल टूट जाएगी। एग्जैक्टली। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये सब बजट के दूसरे हिस्सों से पैसे काटकर मैनेज किया है, ताकि 4% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ना टूटे। क्योंकि अगर वो टूटा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और तेजी से पैसा निकालते। और तेल की सप्लाई का क्या? हमारी लगभग पूरी निर्भरता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर थी ना। वहां सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी अपनाई। भारत ने तेजी से अपना ऑयल इंपोर्ट रूट बदल दिया, और अब हम US, नॉर्वे और कनाडा से तेल मंगवा रहे हैं। और शायद रशियन ऑयल भी खरीदा जा रहा है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स के ग्रे एरियाज का इस्तेमाल करते हुए वहां से भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी इसमें सबसे अहम रही है। डॉक्टर S जयशंकर की अप्रोच, जिसे एक्सपर्ट्स प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ईरान पर US और इजराइल के हमले की निंदा नहीं की, जिस पर लेफ्ट विंग कमेंटेटर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। पर दूसरी तरफ जब UAE पे हमला हुआ, जहां हमारे लाखों भारतीय काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुरंत उसके खिलाफ सख्त आवाज उठाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सरकार किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रही। उनका पूरा फोकस सिर्फ भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी पर है। दोनों पक्षों का अपना नजरिया है, और हम यहाँ स्ट्रिक्टली न्यूट्रली इन फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकल जरूरतें मायने रखती हैं। भारत 1.4 बिलियन लोगों के सर्वाइवल के लिए साइड्स नहीं ले सकता। और इसी डर के माहौल में मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत तेजी से फैली। व्हाट्सएप पर अफवाहें आई कि रात 12 बजे से पेट्रोल डीजल 5 से 10 रुपए महंगा हो जाएगा, जिसके डर से लोग पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगाने लगे। फेक न्यूज तो इजरायली PM नेतान्याहू को लेकर भी आई थी। हाँ, डर इतना फैल गया कि इजरायली एम्बेसडर रूएन आजार को खुद आकर सफाई देनी पड़ी। इस डिसइन्फॉर्मेशन के जमाने में सच और अफवाह के बीच का फर्क करना ही नामुमकिन हो गया था। लेकिन देखिए, ये सारे सॉल्यूशंस जैसे फिस्कल फंड्स या नए देश से तेल लाना, ये सब इमरजेंसी बैंडेजेस थे। इस संकट ने भारत को एक लंबा और परमानेंट रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया, जिसे हम एक स्ट्रेटेजिक पिवट कह सकते हैं। दिसंबर 2025 में सरकार ने शांति एक्ट पास किया था ना। हाँ, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस एक्ट ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह खोल दिया प्राइवेट कंपनीज के लिए, जिसका लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करना।
ताकि मिडल ईस्ट के तेल पे डिपेंडेंसी खत्म हो सके। ये भारत के ऊर्जा इतिहास का एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज इतने रिस्की सेक्टर में पैसा लगाने आएंगी कैसे? इसके लिए सरकार ने ऑपरेटर की लायबिलिटी कैप कर दी है। कितने पर कैप किया? सिर्फ $420 मिलियन, यानी 300 मिलियन SDRs तक। एक सेकंड, थोड़ा क्लियर करते हैं। ये SDR और लायबिलिटी कैप आखिर क्या होता है? SDR या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट है जिसे IMF मेंटेन करता है। ये अलग अलग ग्लोबल करेंसीज की एक बास्केट होती है। और लायबिलिटी कैप का क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है कि अगर उस न्यूक्लियर प्लांट में कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ $420 मिलियन तक का ही नुकसान भरेंगी। उसके ऊपर का सारा रिस्क सरकार खुद लेगी। लेकिन क्या इंपोर्टेड ऑयल की डिपेंडेंसी खत्म करने के चक्कर में हम डोमेस्टिक कॉर्पोरेटाइजेशन और सेफ्टी हैजर्ड्स का एक नया रिस्क तो नहीं मोल ले रहे? ये एक बेहद लंबा डिबेट है। जो सोर्सेज बताते हैं उसके मुताबिक AIPEF और संयुक्त किसान मोर्चा जैसी यूनियंस इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। उनका डर बिल्कुल वाजिब लगता है कि कहीं एक नया भोपाल गैस ट्रेजेडी ना हो जाए। हाँ, और उनका अनुमान है कि प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स 10 से 12 रुपए पर यूनिट तक महंगी हो जाएगी। मतलब आम आदमी एक तरफ गैस के लिए 950 दे रहा है और दूसरी तरफ बिजली का बिल भी थोप दिया जाएगा। ये कितना बड़ा ट्रेड ऑफ है? बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है जहां युद्ध आपको पैरालाइज कर देता है, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक रिस्क है जहां सरकार को प्राइवेट कैपिटल चाहिए। हम अपना डिसीजन थोपे बिना ये कह सकते हैं कि दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समराइज करें तो मार्च 2026 का ये संकट सिर्फ एक ऑयल शॉक नहीं है। तो क्या है ये? ये वो चिंगारी है जिसने भारत को हमेशा के लिए मिडल ईस्ट के ऑयल जियोपॉलिटिक्स से डीकपल होने पर यानी अलग होने पर मजबूर कर दिया है। सही कहा। और इस सारी कहानी से सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में कोई भी युद्ध अब लोकल नहीं होता। एग्जैक्टली। दुनिया का हर कोना, हर सप्लाई चेन का चोक पॉइंट हमारी रसोई से जुड़ा हुआ है। पर्शियन गल्फ में गोला गिरता है और लखनऊ में गैस की लाइन 25 दिन लंबी हो जाती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? अगर भारत और दुनिया न्यूक्लियर या रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं तो कल को ग्लोबल पावर का नया सेंटर कहाँ होगा? ये वाकई गहरा सवाल है। जब मिडल ईस्ट ऊर्जा का मेन हाईवे नहीं रहेगा तो क्या साफ पानी या टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स और माइक्रोचिप्स दुनिया का नया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनेंगे? क्या आने वाले दौर का युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि इन नई चीजों के लिए लड़ा जाएगा? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कभी रुकती नहीं है। वो बस नए चोक पॉइंट्स ढूंढती है। दुनिया के इस बदलते नक्शे को ऑब्जर्व करते रहना होगा। शुक्रिया हमारे साथ इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए। अलविदा।